हम स्टैटिस्टिक्स में लेसन नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन जो है वो सीखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम पूरी थ्योरी का पार्ट देखने वाले हैं यहाँ पे पहले। तो शुरू करेंगे लेसन नंबर 2 का आज का हमारा वीडियो। इस लेसन का जो बोर्ड एग्जाम में वेटेज है वो सेक्शन ए में 1 मार्क्स का एमसीक्यू, सेक्शन बी में 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी में 2 मार्क्स के लिए एक सम या थ्योरी आएगी, सेक्शन डी में 3 मार्क्स का एक सम आएगा, सेक्शन एफ में 5 मार्क्स का एक सम आएगा और टोटल जो वेटेज है इस लेसन का वो 12 मार्क्स का है। ठीक है। सो इंडेक्स नंबर जो आपने सीखा था फर्स्ट लेसन, उसकी जो ब्लूप्रिंट थी लेसन की वो ही एज इट इज़ आप देखेंगे लेसन नंबर 2 में है। पूरे लेसन का वेटेज 12 मार्क्स है। ये जो ब्लूप्रिंट है वो ईयर 2019 एंड 20 की है। ये ब्लूप्रिंट जो है उसमें चेंज हो सकता है, ये पॉसिबल है। अभी के लिए कोई चेंज नहीं है, ऐसा समझ के हम इसी ब्लूप्रिंट को इस साल भी फॉलो करेंगे। ठीक है। तो शुरू करेंगे हमारा लेसन नंबर 2। We have studied the characteristics of only one variable in the chapters of measures of central tendency, dispersion, skewness, etc. in 11th standard. So far our study was restricted to the distribution of one variable, but many situations arise in which it is desirable and necessary to study 2 or more variables at a time. So आपने 11th में जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सीखा था, डिस्पर्शन सीखा था, स्क्यूनेस सीखा था। उसमें ऑलरेडी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वन वेरिएबल का उसका आपने स्टडी किया था। ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि आपको 2 या उससे ज़्यादा वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है वो आपको स्टडी करना पड़ता है। सो फॉर एग्जाम्पल, if we study the yearly sale of a product of a company, we should also like to know its profit, as from that we can find the nature and degree of relation between these two variables, sale of product and profit. So किसी भी कंपनी का आप सेल स्टडी कर रहे हो तो आपको क्या जानना होगा उसके बाद कि किसी भी कंपनी का सेल आपने स्टडी किया है तो उसके बाद आपको जानना होगा कि सेल किसी कंपनी का इतना है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है। सो आपको दोनों का रिलेशन चेक करना है कि सेल जो है वो ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट उससे ज़्यादा होगा कि कम होगा, ये रिलेशन आपको चेक करना है। ठीक है। सो ये जो है वो दोनों वेरिएबल सेल एंड प्रॉफिट उसके बीच में रिलेशन है वो हमें स्टडी करना है। ठीक है। तो इन दोनों वेरिएबल को जब आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि सेल एंड प्रॉफिट दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है एंड कितना रिलेशन है। ठीक है। कैसा कोरिलेशन है एंड कितना कोरिलेशन है वो हमें यहाँ से पता चलेगा। ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे जिसमें आप 2 वेरिएबल के बीच में कुछ रिलेशन है ऐसा देख पाएंगे। द ईयरली रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ राइस इन सम रीजन। ठीक है। बारिश होगी और उससे जो है आपका राइस का प्रोडक्शन होगा। उसके बाद प्राइस एंड डिमांड फॉर एन आइटम, प्राइस एंड डिमांड के बीच में भी कुछ रिलेशन है। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली, हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ हिज सन, एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स वी सी द रिलेशन बिटवीन पेयर्ड वेरिएबल. Similarly, we come across many situations in which 2 variables are related. We shall study about the relationship between 2 mutually related variables in this lesson. अब हम लीनियर कोरिलेशन का मीनिंग सीखने जा रहे हैं। ठीक है। सो बहुत बार आप ऐसा देखते होंगे कि 2 वेरिएबल जो है उसकी प्राइस में एक साथ चेंज होता है। ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, कभी कभी क्या होता है तो आप देखते हैं कि 2 वेरिएबल की जो प्राइस है उसमें एक साथ जो है वो डिफरेंस मतलब चेंज होता है। सो ये चेंज जो है वो मेनली 2 रीज़न के वजह से आप देख सकते हैं। ठीक है। 2 रीज़न है कि 2 वेरिएबल की प्राइस में एक साथ चेंज होता है। ठीक है।
तो सबसे पहला जो रीज़न है वो क्या है, देयर इज़ अ कोज इफेक्ट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। ठीक है, पहला जो रीज़न है वो ये है, देयर इज़ अ कोज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। सो इसका सिंपली एग्जाम्पल क्या है, तो अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि बारिश होगी तो राइस का प्रोडक्शन भी होगा। ठीक है, सो बारिश जितनी ज़्यादा होगी उतना राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और बारिश जितनी कम होगी उतना राइस का प्रोडक्शन कम होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बारिश जो है वो कोज है। ठीक है, बारिश होगी तो ही राइस का जो है वो प्रोडक्शन होगा। सो बारिश यहाँ पे कोज है एंड उसकी इफेक्ट क्या हुई, तो राइस का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, सो ये दोनों के बीच में कोज एंड इफेक्ट का रिलेशन दिखाता है। ठीक है, और एक एग्जांपल से समझेंगे इसको। तो अभी आप एज्यूम करेंगे कि कोई एक पर्सन है, उसकी जो इनकम है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो एक्सपेंस करेगा जितना, उतना ही उसकी सेविंग पे इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, तो कैसे इफ़ेक्ट होगा, तो अगर वो एक्सपेंस ज़्यादा करेगा तो उसकी सेविंग क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर वो एक्सपेंस कम करेगा तो उसकी सेविंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन है। सो अभी यहाँ पे कोज कौन है और इफेक्ट कौन है, तो आप देखेंगे एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो सेविंग जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो एक्सपेंस वो कोज है आपका। ठीक है, एक्सपेंस रीज़न है, उससे सेविंग पे इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली कोज एंड इफेक्ट रिलेशन दिखाते हैं ये एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हम दूसरा जो है रीज़न वो देखेंगे, द वैल्यू चेंज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सम अदर फैक्टर। ठीक है, दो वेरिएबल की जो वैल्यू चेंज होती है वो कोई तीसरे फैक्टर के वजह से होती है। ठीक है, सो एग्जाम्पल से देखेंगे, बहुत ही ईजी है ये। इन केस ऑफ सेल ऑफ रेन कोट्स एंड सेल ऑफ रेन शूज, द वैल्यू ऑफ बोथ द वेरिएबल increase in monsoon. There is no direct cause effect relation here between two variables, but the changes in the sale of raincoats and rain shoes are observed due to the presence of the third variable, namely the monsoon. This is an example of indirect cause effect relationship. ठीक है, सो ये क्या है, तो आपने देखा है कि जब मॉनसून आएगा तो रेनकोट एंड रेन शूज़ जो है उसके सेल में इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो उसकी प्राइस जो है उसमें भी चेंज होगा, दोनों की एक साथ प्राइस में चेंज होगा। ठीक है, और सेल भी एक साथ बढ़ेगा। तो दोनों वेरिएबल में चेंज हो रहा है वो किसी थर्ड वेरिएबल की वजह से हो रहा है, और ये थर्ड वेरिएबल कौन है, यहाँ पे मॉनसून है। तो ये जो एग्जांपल है वो इनडायरेक्ट कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने दोनों रीजन को समझ लिया। अब हम सीखेंगे कोरिलेशन किसे कहते हैं। If there is simultaneous changes in the values of two variables due to direct or indirect cause effect, then it is said that there is correlation between two variables. ठीक है, सो ये बहुत ही इजी है। 1 मार्क्स में अगर आपको पूछा जाएगा तो ये आपको बहुत ही आसानी से लर्न हो जाएगा। अभी हमने जो एग्जांपल्स देखे उसी पे से ये डेफिनेशन है। ठीक है, इफ़ देयर आर साइमल्टेनियस चेंजेस इन द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, एक साथ दो वेरिएबल के बीच में चेंज होता है ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोज इफेक्ट। ठीक है, डायरेक्टली होगा कोज एंड इफेक्ट रिलेशन, या तो इनडायरेक्टली होगा, देन इट इज सेड दैट देयर इज कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, आप लर्न कर लीजिए इसको। अब हम सीखेंगे लीनियर कोरिलेशन किसे कहते हैं। The correlation is said to be linear correlation if the points plotted on the graph paper corresponding to ordered pair of the values of two correlated variables are on a line or near to the line. तो इसका मतलब क्या है, तो जब आप दोनों आपकी जो वेरिएबल की पैर है उससे आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तब आपका जो ग्राफ है वो एक ही लाइन में आएगा या तो लाइन के बहुत ही नज़दीक आएगा, तब आप कह सकते हैं कि दोनों वेरिएबल के बीच में लीनियर कोरिलेशन है। ठीक है, अब हम सीखेंगे टाइप ऑफ कोरिलेशन।
So there are mainly two types of correlation. First one is positive correlation and second one is negative correlation. ठीक है, ये बहुत ही easy है. So positive correlation किसे बोलेंगे? When the changes in the values of two correlated variables are in the same direction, the correlation between them is said to be positive. ठीक है, दोनों वेरिएबल का जो चेंज है वो सेम डायरेक्शन में है तो आप बोलेंगे दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ एन आइटम. ठीक है, प्राइस एंड सप्लाई के बीच में जब चेंज होगा तो सेम डायरेक्शन में होगा. सिमिलरली एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ. ठीक है, हस्बैंड की एज बढ़ेगी तो वाइफ की एज भी बढ़ेगी. ठीक है, सो सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है यहाँ पे. देन नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन अ रोड. जितने ज़्यादा व्हीकल चलेंगे रोड पे उतने ही ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे. ठीक है, देन सेल एंड प्रॉफिट ऑफ एन आइटम. सेल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, सेल कम होगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा. तो दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है. ठीक है, टू वेरिएबल्स के बीच में. सो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो पॉजिटिव कोरिलेशन के बीच के है. ठीक है, सो आप कोई भी ऐसे दो वेरिएबल्स ले सकते हैं जिसमें सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है एक साथ, तो वो जो है रिलेशन वो पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा. ठीक है, अभी हम देखेंगे नेगेटिव कोरिलेशन किसे कहेंगे. सो व्हेन द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू कोरिलेटेड वेरिएबल्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन द कोरिलेशन बिटवीन दैम इज सेड टू बी नेगेटिव. ठीक है, सो जब आपके दो वेरिएबल है उसमें जो चेंज हो रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक है, एक में इंक्रीज होगा प्राइस में तो एक में डिक्रीज होगा. ठीक है, पहले की प्राइस में डिक्रीज होगा तो सेकेंड वेरिएबल की प्राइस में इंक्रीज होगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है. तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में उसकी प्राइस चेंज होगी वो जो है रिलेशन वो कौन सा होगा? नेगेटिव कोरिलेशन. ठीक है, सो उसके एग्जांपल्स देखेंगे अभी हम. द कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ एन आइटम. प्राइस किसी भी वेरिएबल की ज़्यादा होगी तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी, एंड प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी. तो दोनों के बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ये आप देख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन. एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो सेविंग कम हो जाएगी, एक्सपेंस कम होगा तो सेविंग ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, दोनों के बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है. देन मिनिमम डे टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वुलन क्लोथ इन अ विंटर. Then altitude and amount of oxygen in air are some examples of negative correlation. ठीक है, सो ये जो सारे एग्जाम्पल्स है यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है. ठीक है, आपको डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल याद रखने हैं, आपको 1 मार्क्स के लिए ये पूछे जाएंगे. ठीक है, अब हम सीखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. The measure of the strength of a linear correlation between two variables is called the correlation coefficient. It is denoted by R. The correlation coefficient is a numerical measure of correlation which shows the strength or degree of linear correlation between two correlated variables. This measure was first suggested by Carl Pearson. So coefficient of correlation जो है वो क्या दिखाता है? तो स्ट्रेंथ दिखाता है दोनों वेरिएबल के बीच में. ठीक है, इसे हम कैसे डिनोट करेंगे? आर से डिनोट करेंगे. ठीक है, ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ये न्यूमेरिकल मेजर है कोरिलेशन का. ठीक है, मतलब दोनों वेरिएबल के बीच में कितना रिलेशन है, कितनी स्ट्रेंथ में है या तो कितनी डिग्री रिलेशन है, ये आपको न्यूमेरिकली ये दिखाएगा. ठीक है, ये जो मेथड है ये सबसे पहले कार्ल पियर्सन ने सजेस्ट की थी. ये 1 मार्क्स के लिए आपको लर्न रखना है. ठीक है, तो अब हम सीखेंगे मेथड ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन. ठीक है, सो देयर आर 3 मेथड टू स्टडी द कोरिलेशन. फर्स्ट वन इज स्कैटर डायग्राम मेथड, second one is Carl Pearson's product moment method and third one is Spearman's rank correlation method. So 5 मार्क्स के सम के लिए
जो मोस्टली हमें पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो कार्ल पियर्सन्स मेथड है एंड स्पीयरमैन की मेथड है। ठीक है, ये दोनों मेथड से बोर्ड एग्जाम में सम आएंगे आपको। जो फर्स्ट मेथड है आपकी स्केटर डायग्राम मेथड, ये हमें इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत ही काम आएगी। इसके लिए हमें पूरी थ्योरी लर्न करनी पड़ेगी स्केटर डायग्राम मेथड की, और हमें 1 मार्क्स के लिए और एमसीक्यू के लिए भी स्केटर डायग्राम की थ्योरी लर्न करनी है। ठीक है, सो स्केटर डायग्राम मेथड के कोई भी सम हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब कोई भी ग्राफ यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं करने वाले इस लेसन में। ठीक है, थ्योरी समझने के बाद हम डायरेक्टली कार्ल पियर्सन की मेथड एंड स्पीयरमैन की मेथड के सम्स शुरू करेंगे। ठीक है, सो अभी हम शुरू करेंगे स्केटर डायग्राम मेथड। स्केटर डायग्राम मेथड, दिस इज अ सिंपल मेथड of diagrammatic representation of two related variables to find the nature of correlation. This is the most widely used method for determining the nature of correlation. Moreover, it also gives some idea about the strength of correlation between two variables. ठीक है, जो स्केटर डायग्राम की मेथड है वो बहुत ही इजी है, आपको बहुत ही सिंपल वे में इसको समझ में आ जाता है। ये जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है फाइंड करने के लिए नेचर ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, दोनों वेरिएबल के बीच में कैसा नेचर है, मतलब कौन सा कोरिलेशन है, ये फाइंड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, ये जो मेथड है ये आपको आइडिया देगी स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। ठीक है, दोनों वेरिएबल के बीच में कितनी स्ट्रेंथ है उसका ये आइडिया देती है। ठीक है, अब हम सीखेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन किसे कहते हैं। इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ स्केटर डायग्राम लाई ऑन वन लाइन एंड इफ द लाइन इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, then it shows perfect positive correlation between two variables x and y। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आपके स्केटर डायग्राम के सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन में होंगे और ये लाइन जो है वो अपवर्ड जाएगी लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। ठीक है, दोनों वेरिएबल x एंड y के बीच में जब जब आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा तब आपके कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r की जो वैल्यू है वो 1 होगी। ठीक है, अब हम सीखेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन किसे कहते हैं। If all the points of a scatter diagram lie on one line and if the line goes in the downward direction from left to right, then it shows perfect negative correlation between two variables x and y। ठीक है, अगर आपके जो स्केटर डायग्राम पे पॉइंट आएंगे वो एक ही लाइन में है और ये जो लाइन है वो डाउनवर्ड जा रही है लेफ्ट से राइट में। ठीक है, सो ये कौन सा रिलेशन दिखाएंगे टू वेरिएबल्स के बीच में, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, जब आपका परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन आता है उसका मतलब क्या होता है कि r की जो वैल्यू है वो -1 आएगी। ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में r की वैल्यू +1 होती है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में r की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, अब हम सीखेंगे पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन किसे कहते हैं। इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ स्केटर डायग्राम आर नॉट ऑन वन लाइन बट लाई अराउंड अ लाइन विच इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, then it indicates that there is a partial positive correlation between two variables x and y। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने स्केटर डायग्राम पे पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं वो एक लाइन में नहीं आए हैं पर वो लाइन के अराउंड है। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा और ये एक सिंगल लाइन पे नहीं है, पॉइंट्स लाइन के अराउंड है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो कोरिलेशन है दो वेरिएबल के बीच में ये कौन सा हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर।
अब हम सीखेंगे पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन किसे कहते हैं। If all the points of scatter diagram are not on one line but lie around some line which is going in downward direction from left to right, then it indicates that there is a partial negative correlation between two variables x and y। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है। अगर आपके पॉइंट्स एक सिंगल लाइन पे नहीं है पर वो लाइन के अराउंड है, ये जो लाइन है वो डाउनवर्ड आ रही है, लेफ्ट से राइट में डाउनवर्ड। ठीक है, सो ये नेगेटिव कोरिलेशन होगा और ये एक लाइन में नहीं है, इसके लिए ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर। अब हम सीखेंगे लेक ऑफ लीनियर कोरिलेशन, मतलब एब्सेंस ऑफ लीनियर कोरिलेशन किसे कहते हैं। इफ द पॉइंट्स ऑफ द स्केटर डायग्राम lie randomly without forming any specific pattern, then it indicates absence, मतलब lack of linear correlation। क्लियर। जब आप देखेंगे कि आपके जो स्केटर डायग्राम पे पॉइंट है वो रैंडमली है, ठीक है, कोई भी पैटर्न में नहीं है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, लेक ऑफ कोरिलेशन है, मतलब दोनों वेरिएबल के बीच में कोई भी लीनियर कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, लेक ऑफ लीनियर कोरिलेशन मतलब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। एंड इसका मतलब क्या होता है कि दोनों वेरिएबल के बीच में कोई भी लीनियर कोरिलेशन नहीं है। क्लियर। अब हम शुरू करेंगे कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। We have already seen that the numerical measure of correlation which shows strength of correlation between two variables is known as correlation coefficient. Since this correlation coefficient was first suggested by statistician Karl Pearson, it is also known as Pearson correlation coefficient or product movement coefficient. इट इज़ डिनोटेड बाय आर। ठीक है, हमने अभी देखा है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट किसे कहते हैं और ये जो मेथड है ये सबसे पहले सजेस्ट की है कार्ल पियर्सन ने। इसकी वजह से इसे पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहा जाता है एंड प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट भी बोला जाता है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को आप डिनोट करेंगे आर से। ठीक है, इसके जो फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन्स के वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी हम इसकी थ्योरी ही लर्न करने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अज्यूमशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, सो कार्ल पियर्सन ने जो सम कैलकुलेशन के लिए अज्यूमशंस किए हैं वो क्या है, तो दो एज्यूमशन किए हैं उसने। सबसे पहले देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दोनों वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, ये एज्यूम किया है कार्ल पियर्सन ने। सेकंड एज्यूमशन है देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन इज मीनिंगलेस इफ देयर इज नो सच रिलेशनशिप। दोनों वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में आ सकता है कि कार्ल पियर्सन की कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो एज्यूमशन है वो लिखिए। ठीक है, सो बहुत ही इजी है, दो एज्यूमशन किए हैं उसने, देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड सेकंड वन इज देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम सीखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है सम के लिए। ठीक है, चलो तो नंबर फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज इन द इंटरवल -1 to +1। ठीक है, दैट इज आर इज बिटवीन -1 to +1। क्लियर। तो आप जब भी सम को कैलकुलेट करेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में ही आएगी। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई भी सम आप कैलकुलेट करेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही आती है। अगर आपका आंसर -1 के बाहर जाता है या 1 से +1 पॉजिटिव साइड उससे ज़्यादा आता है तो आपका आंसर रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि आर जो है उसकी वैल्यू जो है उसका इंटरवल क्या है, -1 से +1 है। क्लियर, ये आपको लर्न रखना है। सेकेंड प्रॉपर्टीज देखेंगे अभी।
The correlation coefficient is free from unit of measurement. Whatever may be the units of two variables, R does not have any unit of measurement. ठीक है, तो जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो फ्री है कोई भी यूनिट से. ठीक है, मतलब आंसर में आप कभी भी कोई भी यूनिट नहीं लिखेंगे. आपका जो वेरिएबल है उसका कोई भी यूनिट हो सकता है. मैं रिपीट कर रही हूँ, सब में आपको वेरिएबल के यूनिट दिए होंगे. ठीक है, पर आपने कोएफिशिएंट कोरिलेशन फाइंड किया है आर, उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा. क्लियर. अभी हम थर्ड पॉइंट देखेंगे. द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन variables x and y is same as the one of between y and x. क्लियर. क्या बोला है यहाँ पे आपको कि जो कोरिलेशन वेरिएबल x एंड y के बीच में है वही सेम रिलेशन आपका y एंड x के बीच में होगा. ठीक है, दैट इज r इन ब्रैकेट x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू r इन ब्रैकेट y कॉमा x. ठीक है, दोनों सेम ही होंगे, आपके इक्वल ही होंगे. क्लियर. चलो अभी हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे. The correlation coefficient does not change with the change of origin and scale. ठीक है, मतलब अगर आप ओरिजिन या तो स्केल चेंज करेंगे तो उससे कोरिलेशन कोएफिशिएंट चेंज नहीं होगा आपका. ठीक है, ये हम डायरेक्टली सम कैलकुलेट करेंगे तभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. अभी के लिए आपको ये लर्न रखना है. जब सम स्टार्ट करेंगे और ये पॉइंट आएगा तब मैं आपको ये रिमाइंड करवाऊँगी. ठीक है, कि अगर आप ओरिजिन में चेंज करेंगे या स्केल में चेंज करेंगे तो उससे आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर चेंज नहीं होगा. क्लियर. चलो अभी हमारा लास्ट पॉइंट देखेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार आता है, एमसीक्यू में बहुत बार आता है बोर्ड एग्जाम में. सो क्या है आपका पॉइंट नंबर 5. आर इन ब्रैकेट माइनस एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू माइनस आर इन ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई. मतलब क्या है कि x एंड y दोनों वेरिएबल है, उसमें से आपने एक साइन माइनस किया. ठीक है, x की साइन क्या है, माइनस है. अगर आपके दोनों वेरिएबल में से किसी भी एक की साइन माइनस होगी तो r जो है वो माइनस आएगा. ठीक है, सेम वे में r इन ब्रैकेट x कॉमा माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस आर इन ब्रैकेट x कॉमा वाई. मतलब अभी आपने y को माइनस किया है, मतलब दोनों वेरिएबल में से y माइनस है तो भी आर क्या होगा, माइनस होगा. आपको कैसे लर्न रखना है, तो x एंड y में से कोई भी एक माइनस है तो आर भी कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. ठीक है, दैट इज इफ द साइन ऑफ एनी वन ऑफ द टू वेरिएबल्स x एंड y इज चेंज देन द साइन ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आल्सो चेंज. क्लियर. अगर एक भी माइनस है तो आर माइनस आएगा, ये लर्न रखना है आपको, बहुत ही ईजी है. ठीक है, अगर आपने दोनों साइन माइनस किए हैं वेरिएबल के, r इन ब्रैकेट माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई इज इक्वल्स टू r इन ब्रैकेट x कॉमा वाई, मतलब अगर दोनों वेरिएबल माइनस है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट साइन चेंज नहीं होगा. ठीक है, दैट इज इफ द साइन ऑफ बोथ द वेरिएबल आर चेंज देन द साइन ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिमेन अनचेंज. ठीक है, बहुत ही ईजी है, मैं रिपीट कर देती हूँ. अगर दोनों वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल की साइन माइनस है तो आपका आर माइनस हो जाएगा, दोनों वेरिएबल की साइन माइनस है तो आपका आंसर प्लस हो जाएगा. ठीक है, बहुत ही इजी है. सो ये आपको प्रॉपर्टीज लर्न रखनी है, सम के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये. सो अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे. अब हम सीखने जा रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ठीक है, मतलब जब आप सम कैलकुलेट करेंगे तब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी. सो उस वैल्यू का आपको इंटरप्रिटेशन करना कंपलसरी है. तो आपके लिए ये पॉइंट जो है बहुत ही आईएमपी है, आपको बहुत अच्छे से इसको लर्न रखना है. ठीक है, सो सबसे पहले सीखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1. तो जब मैंने आपको सिखाया था परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन तभी मैंने आपको सिखा दिया था कि r इज इक्वल्स टू 1 का इंटरप्रिटेशन क्या होगा. ठीक है, सो क्या है उसका इंटरप्रिटेशन. इफ r इज इक्वल्स टू 1 then we can say that there is a perfect positive correlation between two variable. ठीक है, सम में जब भी आपका आंसर 1 आएगा उसका मतलब क्या है कि दोनों वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है. क्लियर. व्हेन इंक्रीज in the value of one variable result in increase in the value of the other variable
in constant proportion then the value of r is 1. ठीक है, सो ये जो है आपको 1 मार्क्स में भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में. इंटरप्रिटेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 आपको लिखना है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा. ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपकी कोई एक वेरिएबल में इंक्रीज हो रहा है तो सेकंड वेरिएबल में भी उतना ही कांस्टेंट प्रोपोर्शन में इंक्रीज होना चाहिए. अगर आपका वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है एक वेरिएबल तो दूसरे वेरिएबल में भी डिक्रीज होना चाहिए सेम प्रोपोर्शन में. ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है. अगर आपका आंसर 1 आया तो आप क्या लिखेंगे इंटरप्रिटेशन, देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. क्लियर. चलो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू -1. If r is equals to -1 then we can say that there is a perfect negative correlation between two variables. Clear? आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि अगर आपका r की वैल्यू 1 आती है तो दोनों के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है. अगर आपके कोरिलेशन कोएफिशिएंट r की वैल्यू -1 आती है तो दोनों वेरिएबल के बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है. ठीक है, when increase in the value of one variable result in decrease in the value of the other variable in constant proportion then the value of r is -1. ठीक है, बहुत ही इजी है, आपने समझ ही लिया है पूरा. अगर कोई वेरिएबल में इंक्रीज होता है तो सेकंड वेरिएबल में डिक्रीज होना चाहिए उतना ही. ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में. अगर आपके एक वेरिएबल में डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि ये कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है. ठीक है, सो एक इंक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होगा. अगर पहला जो वेरिएबल है वो डिक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, सो अगर ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन में है तो आप बोल सकते हैं कि r जो है उसकी वैल्यू कितनी है, -1. ठीक है, सिंपली अगर सम आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर -1 आएगा तो आप लिखेंगे देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. क्लियर. चलो अभी हम सीखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 0. सो अभी आपको अच्छे से पता है कि अगर r की वैल्यू 0 है मतलब दोनों वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है. ठीक है, सो इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसका, इफ r इज इक्वल्स टू 0 देन वी कैन से दैट देयर इज नो लीनियर कोरिलेशन between two variables. In other words, r is equals to 0 shows absence of correlation and hence two variable are said to be linearly uncorrelated. ठीक है, दोनों वेरिएबल के बीच में कोई भी लेना देना नहीं है. ठीक है, तभी आपका आंसर क्या आएगा, r is equals to 0 आएगा. क्लियर. सो अभी आपने यहाँ पे कंप्लीटली परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन एंड r इज इक्वल्स टू 0 मतलब लेक ऑफ कोरिलेशन और एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, ये पूरा इंटरप्रिटेशन सीख लिया है. ठीक है, अब हम सीखेंगे हमारा आज का लास्ट टॉपिक, इंटरप्रिटेशन ऑफ पार्शियल कोरिलेशन. ठीक है, जो परफेक्ट रिलेशन थे, परफेक्ट कोरिलेशन, वो हमने सीख लिए हैं. अभी हम इंटरप्रिटेशन सीखने जा रहे हैं पार्शियल कोरिलेशन का. ठीक है, सो ये टेबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही इजी है. ठीक है, सम में हमें हर बार इंटरप्रिटेशन करना है, हर बार हमारा आंसर +1 -1 या 0 नहीं आएगा. ठीक है, वो पार्शियल पॉजिटिव होगा या पार्शियल नेगेटिव होगा. ठीक है, सो आपको एक्सप्लेनेशन मतलब इंटरप्रिटेशन कैसे लिखना है वो हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं. सो ये तो आपने सीख लिया कि अगर आपका आंसर -1 आएगा तो आपका जो इंटरप्रिटेशन होगा वो क्या होगा कि दोनों वेरिएबल के बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है. ठीक है, अगर आपका आंसर 0 आता है तो लेक ऑफ कोरिलेशन और एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है वेरिएबल के बीच में. ठीक है, अगर आपका आंसर +1 आता है तो दोनों वेरिएबल के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है. ठीक है, अभी आप ऐसा सोचो कि आपका आंसर -1 से 0 के बीच में कहीं पे आया है. कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 के बीच में अगर आपका आंसर आया है तो अगर आपका आंसर -1 के ज़्यादा नज़दीक है, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, अगर आपका आंसर -1 के ज़्यादा नज़दीक है तो आप क्या आंसर लिखेंगे, देयर इज़ हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल. ठीक है, कैसा रिलेशन है, हाई डिग्री.
और वो नेगेटिव साइड आ रहा है, तो हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन है दोनों वेरिएबल के बीच में। समझ गए? सेम वे में अगर आपका आंसर -1 और 0 के बीच में है, पर वो 0 के ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है, वो 0 के ज़्यादा नज़दीक है आपका आंसर। सो आंसर क्या लिखेंगे इंटरप्रिटेशन में आप? देयर इज लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, ठीक है। तो सिंपल वे में अगर आपका आंसर -1 के नज़दीक है तो हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन है, और अगर आपका आंसर 0 के नज़दीक है तो लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन आपका आंसर है, ठीक है। अभी सेम वे में आप समझेंगे, अगर आपका आंसर 0 से लेके +1 के बीच में कहीं पे आता है, ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, आपका आंसर 0 से लेके +1 के बीच में कहीं पे भी आता है अगर आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और आपका आंसर 1 के नज़दीक है, +1 के नज़दीक है, ठीक है, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? देयर इज हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, ठीक है, 1 के नज़दीक है पर 1 पॉजिटिव है, सो देयर इज हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, ठीक है। अगर आपका आंसर 0 के नज़दीक आया पॉजिटिव साइड में, तो आप क्या लिखेंगे? देयर इज लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, इंटरप्रिटेशन करना आपको यहीं से सीखना है सम के लिए। तो अगर -1 के आंसर नज़दीक है तो हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, अगर माइनस तरफ 0 के नज़दीक है आपका आंसर तो लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, अगर आपका आंसर पॉजिटिव साइड है एंड 1 के नज़दीक है तो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड अगर आपका आंसर पॉजिटिव साइड है एंड 0 के नज़दीक है तो देयर इज़ लो डिग्री कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। क्लियर? सो यहाँ पे हमने आज की जितनी भी थियोरी थी वो सारी लर्न कर ली है। आप इसकी नोट बना के सारी थियोरी उसके अंदर लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा उसके अंदर हम कार्ल पियर्सन के फॉर्मूला सीखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।